विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको आरोह भाग 1 से संकलित कविवर भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, कवि ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस कारण अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें 3 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया था। उन्होंने जेल में बैठकर ही यह कविता लिखी थी। सावन के मौसम में मूसलाधार बरसात हो रही है, मौसम बड़ा सुहाना है। तो इस सुहाने मौसम में कवि ने अपने घर व अपने घर के सदस्यों की कवि को बहुत याद आ रही है। कवि भावों को उठता है और अपने अंतर्मन की पीड़ा को, अपने अंतर्मन की व्यथा को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है। आओ देखें पहला पद्यांश। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है कि जो, घर खुशी का पूर है जो। तो बच्चों देखो क्या कह रहा है कवि कि सावन के इस मौसम में बादलों से निरंतर पानी बरस रहा है। बरसात है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि लगातार बहुत पानी बरस रहा है। आज यह बरसात पूरी रात से हो रही है, पूरी रात भर पानी खूब बरसा है, बरसात की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में कवि कहता है कि मेरा मन और प्राण घर की याद से घिर गए हैं। आगे कवि कहता है कि मैं यहाँ जेल में बंद हूँ, परंतु मेरी नज़रों में मेरा घर, मेरे घर के सदस्य तैर रहे हैं। एक एक करके उन सब की याद मुझे आ रही है। देखा जाए वास्तव में मेरा घर जो खुशी का पूर है, खुशी का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य देखो मेरा कि आज मैं अपने परिवार से, अपने घरवार के सदस्यों से बहुत दूर हो गया हूँ। अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। पानी गिर रहा है वाक्य की आवृत्ति से वर्षा की झड़ी का बिंब साकार हो उठा है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, छंदबद्धता है कविता में, खड़ी बोली भाषा का कवि ने प्रयोग किया है, दृश्य बिंब योजना है, चित्रात्मक शैली है, भाषा बातचीत के समान सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, प्रवाहपूर्ण है अथवा भावपूर्ण है। कविता तुकांत है और घर नज़र में तिर रहा है। इसमें घर में रह, नज़र में रह अंत में और तिर में भी रह, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास है, जो कि अनुप्रास का ही भेद है। यहाँ अनुप्रास अलंकार ही लिख देना बच्चों। और छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता बड़ी ही आकर्षक, बड़ी ही मनमोहक बन पड़ी है। आइए अब इसका दूसरा पद्यांश देखें। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं? 4 भाई 4 बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें। तो इस पद्यांश में कवि भावुक होकर अपने भाई और बहनों को याद कर रहा है। उसको जेल में रहते हुए अपने प्रिय भाई और बहनों की याद आ रही है। तो अपनी उसी व्यथा को प्रकट करता हुआ कवि कहता है कि मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं जो मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं, और आज जो मेरी बहन है वो अपनी ससुराल से अपने मायके में आई होगी। मायका का अर्थ होता है पिता का घर, अपने पिता के घर आई होगी और वह खुशियाँ बांटने के लिए आई होगी कि जाऊंगी भाइयों के बीच अपनी खुशियों को बांटूंगी। परंतु होता क्या है कि जब उसे पता चलेगा कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं जेल में बंद हूँ, तो जो खुशी का घर है उसके लिए वो दुखों का घर बन जाएगा। पिता का जो घर उसके लिए खुशी का घर मानकर वो आई होगी, परंतु जब उसको यह पता चलेगा कि मेरा जो भाई भवानी है वो तो जेल में बंद है, तो उसके लिए जो खुशी का घर है वो दुखों का घर बन गया होगा। और आगे देखें, घर के घर में सब जुड़े हैं कि मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के कारण बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। सारे भाइयों में बहुत ही गहरा लगाव है, आपसी प्रेम है। ऐसा भाईचारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और
मेरे जो 4 भाई हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो भुजा के समान है, हर सुख दुख में वो साथ खड़े नज़र आते हैं। और जो बहनें हैं वो अत्यंत ही प्यारी हैं। देखा जाए तो मेरी बहनें प्रेम का भंडार है, स्नेह का भंडार है। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। बच्चों, जो 5-7 पॉइंट मैंने पहले पद्यांश में बताए हैं उनको आप इसमें रिपीट कर सकते हो, इसमें रिपीट कर देना। और देखो यहाँ पर शब्द आया है, एक पंक्ति आई है भाई भुजा, तो यहाँ पर भाइयों को भुजा के समान माना गया है और बहनों को स्नेह का प्रतीक कवि ने माना है। प्रश्न शैली का मनोरम सुंदर प्रयोग है, क्योंकि सब की सब इतने कब जुड़े हैं, इस पंक्ति में प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। और भुजा भाई में अनुप्रास अलंकार है। अब आइए इस कविता के तीसरे पद्यांश की ओर मैं बढ़ता हूँ। माँ और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। अब यहाँ इस पद्यांश में कवि अपनी ममतामयी माँ को बहुत याद कर रहा है। उसे जो प्रेम की देवी, प्रेम की साक्षात मूर्त, उसे अपनी माँ की याद आ रही है। तो माँ की याद ने कवि को झकझोर कर रख दिया है। तो अपने उन भावों को अभिव्यक्ति देता हुआ कवि कह रहा है कि माँ के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को अभिव्यक्ति देता हुआ कवि कहता है कि मेरी जो माँ है वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, और क्या है कि मैं यहाँ जेल में बंद हूँ, इसलिए मेरे वियोग में जो मेरी माँ है वो दुख में डूबी हुई होगी, उसको बड़ा दुख हो रहा होगा क्योंकि मैं उसके साथ नहीं हूँ। वास्तव में मेरी माँ प्रेम की साक्षात मूर्त है और वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूँ तो फिर दुख मेरे पास फटक भी नहीं सकते। उसकी गोद में बड़ा ही सुख मिलता है, बड़ा ही आनंद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से मेरी माँ की जो गोद वो अत्यंत ही प्यारी है। और देखो माँ की जिसकी स्नेह धारा, कि मेरी माँ की स्नेह धारा का जो फैलाव है, जो उसका विस्तार है, वो यहाँ जेल तक भी फैला हुआ है, यहाँ तक भी आ पहुँचा है। यहाँ भी मैं अपनी उस ममता का, जो माँ की ममता है मेरे प्रति, मैं उस ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे माँ के प्रेम की जो धारा वो यहाँ तक आ गई है, उसकी ममता यहाँ जेल तक पहुँच गई है और वह बड़े प्यार से मेरा सिर सहला रही है, उसका अनुभव मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और माँ मेरी अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। यदि वो पढ़ी लिखी होती तो अवश्य मुझे पत्र लिखती, परंतु वो निरक्षर है, अनपढ़ है, उसको अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं उसका पत्र भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये मेरी माँ की व्यवस्था लाचारी है कि वो मुझे पत्र नहीं ले सकती, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि वो अनपढ़ है। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ कवि का जो मातृ प्रेम है और कवि की माता के ममते भरे वात्सल्य का भी यहाँ अत्यंत सजीव, अत्यंत ही प्रभावी, अत्यंत ही अनुभूति वर्णन यहाँ पर हुआ है। और कवि ने यहाँ एक बहुत भारी समस्या है, निरक्षरता अर्थात अनपढ़ता, उस समस्या को भी कवि ने यहाँ पर उभारा है, उसको भी यहाँ उकेरा है। और प्रस्तुत पंक्तियों में दृश्य बिंब योजना साकार हो उठा है। जो दृश्य बिंब योजना है ये यहाँ देखने को मिलती है। स्नेह धारा अर्थात स्नेह रूपी धारा, यहाँ पर रूपक अलंकार देखने को मिलता है। आइए अब मैं इस कविता के चौथे पद्यांश की ओर बढ़ रहा हूँ। देखें, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ने हिचके, शेर के आगे ने बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल अरसता। कि यहाँ कवि इस काव्यांश में अपने पिता को याद कर रहा है, क्योंकि पिता का जो स्नेह है वो विशेष रूप से कवि के ऊपर रहा है। तो कवि को अपने पिता की बहुत याद आ रही है, पिता की याद सता रही है। वह पिता की जिंदा दिली, जो उनकी बहादुरी, जो उनकी मजबूती, जो उनकी मन की दृढ़ता है, उसका वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि देखा जाए तो जो मेरे पिताजी हैं बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि उन्हें मन की कमजोरी ने कभी
नहीं छुआ। वो हमेशा मन से मजबूत रहे हैं, मन से बड़े ही दृढ़ रहे हैं। आज भी उनके हृदय में जो नवयुवक होते हैं, जो युवा होते हैं, जो युवा पीढ़ी है, उन जैसा उत्साह है, उन जैसा साहस है, उन जैसी हिम्मत है। शरीर से वे इतने स्वस्थ हैं कि अब भी लंबी दौड़ लगा सकते हैं। युवाओं की भांति काफ़ी दूर तक वो दौड़ लगा सकते हैं। और इस उम्र में भी खिलखिलाकर हंसना, इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंसते हैं। बूढ़े हो गए हैं मगर उनकी हंसी में खिलखिलाहट अभी भी मौजूद है। और देखो आगे, उनके मार्ग में यदि मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए, मौत भी उनके सम्मुख आ खड़ी होए, तो उसका सामना करने के लिए वो तैयार रहते हैं। मौत से वो बिल्कुल भी नहीं डरते। और शेर को सामने पाकर, शेर को सम्मुख पाकर भी वो नहीं घबराते। शेर का सामना करने के लिए वो तैयार रहते हैं, शेर से भी वो नहीं डरते। आज भी उनकी आवाज़ में कड़क है, और जब वो बोलते हैं तो उनकी बोलने की आवाज़ में जो बादल की गर्जना है वो स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। कहने का अभिप्राय यह है कि बादल की गर्जना के समान उनकी बोली है। और काम करने में वो इतने तेज हैं, इतनी स्फूर्ति से काम करते हैं। तो काम करने में जैसे आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति होती है कि आंधी तीव्र गति से आगे बढ़ती है, तूफान भी तीव्र गति से आगे बढ़ता है, तो इस तरह से उनके काम करने में आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति विद्यमान है, आंधी तूफान जैसी गति विद्यमान है। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें कि दौड़ लगाना, खिलखिलाकर हंसना, मौत के आगे न डरना, शेर के आगे न बिचकना, अर्थात शेर से भी नहीं डरना, बोली में कड़क होना, काम में अंधड़ जैसी गति होना आदि जो ये बातें हैं, ये पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व के परिचायक हैं। और बुढ़ापा न व्यापने में विशेषोक्ति अलंकार है, अर्थात बुढ़ापा होते हुए भी बुढ़ापा नहीं आया। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। और ये आया है जो अभी में भी अंत में है भी, तो यहाँ भी वर्ण की आवर्ती है, अर्थात यहाँ अंत्यानुप्रास है, अर्थात अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हो। और इस पद्यांश में कवि ने अपने पिता का उत्साह का भाव दिखाया है। तो उत्साह का भाव दिखाई देने के कारण यहाँ पर वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। बोल में बादलग्रस्त तथा काम में झंझालस्ता में उपमा अलंकार है, क्योंकि कवि के पिता की जो बोली है उसकी तुलना बादल के गर्जने से की गई है, और जो उनके पिता की काम करने की जो गति है वो अंधड़ के समान है, तो उससे तुलना की गई, इसलिए उपमा अलंकार है। और कवि के पिता का जो शब्द चित्र है वो बड़ा ही मनमोहक बन पड़ा है, बड़ा ही मनोहारी बन पड़ा है। आइए अब इसका 5वां पद्यांश देखें। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। यहाँ पर कवि ने जेल में रहते हुए अपने पिता की जो नित्य व्यायाम क्रिया है उसका वर्णन किया है कि कवि को अपने पिता की जो नित्य व्यायाम क्रिया है उसका स्मरण हो आया है, उसकी याद आ रही है कि किस तरह पिताजी सुबह उठकर अपना जो नित्य कर्म है उसको करते हैं। उसी का स्मरण करता हुआ कवि कहता है कि आज गीता पाठ करके, कि आज जब मेरे पिताजी ने सबसे पहले क्या किया होगा, रोज़ की भांति गीता का पाठ किया होगा, उसके बाद 200 दंड बैठकें लगाई होंगी, उसके बाद मुकद्दर को अपने हाथ में पकड़कर उसकी मूठ को मिलाकर व्यायाम किया होगा। बच्चों, मुकद्दर होता है एक तरह की लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी का बना हुआ जो गदा होता है, गदा के आकार का ही होता है, जिसको हाथ में पकड़कर, उसके हत्थे को हाथ में पकड़कर व्यायाम किया जाता है। तो मेरे पिताजी ने भी मुकद्दर की जो मूठ को मिलाकर व्यायाम किया होगा। और जब वे ऊपर से नीचे आए होंगे, वो अपने नित्य कर्म करके जब वो ऊपर से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में अवश्य ही आंसू आ रहे होंगे, अर्थात उनकी आंखें आंसुओं से भर आई होगी, उनकी आंखें सजल हो उठी होंगी। और हाय जबकि नीचे आएंगे नैन जल से छाए होंगे, वे मुझे अपने पास न पाकर बड़े व्याकुल हो गए होंगे, बहुत ही अधीर हो गए होंगे, और उनकी आंखों से जो अश्रुधारा है वो बह चली होगी। हाय, हाय शब्द यहाँ दुख का सूचक है कि अरे
इस समय लगातार बारिश हो रही है, मौसम बड़ा ही सुहाना है और ऐसे में मेरा जो घर है, मेरे घर के परिवार के जो सदस्य हैं वो मेरी नज़रों में तैर रहे हैं, मुझे उनकी बहुत ही याद आ रही है। मेरे भाई हैं, बहन हैं, पिता है, वो मुझे अत्यंत ही प्रिय है। आज उनकी यादें मुझे झकझोर रही है, मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। गीता का पाठ करना कवि के पिता की धार्मिक प्रवृत्ति का परिचायक है और यहाँ बताया गया है कि किस तरह से कवि के पिता की जीवन शैली, किस तरह से वो नित्य रोजाना सुबह व्यायाम करते हैं, तो उनकी जीवन शैली का भी सुंदर निरूपण यहाँ कवि ने किया है। आगे पुत्र वियोग में व्यथित पिता की मार्मिक स्थिति का वर्णन भी कवि ने किया है। अलंकार देखें, दंड 2 या दैवर्ण की आवृत्ति, 160 सैवर्ण की आवृत्ति, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। गीता का पाठ करना, नैन जल से छाए होना, घर नज़र में तिर रहा है आदि बिंबात्मक शैली का प्रयोग कवि ने किया है। जो ये आदि पंक्तियाँ आई हैं इनमें बिंबात्मक शैली देखने को मिलती है। कविता तुकांत है, कविता में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, कविता गेयात्मक है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज आपको ये कविता, आदि कविता आज आपको पढ़ा दी और बाकी जो बची कविता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।